अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सरसद पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, हर प्रोग्राम में हम किसानों की मालूमात में इजाफा करने के लिए माहिरीन को बुलाते हैं और मशवरे देते हैं कि आप अपनी फसल की देखभाल किस तरह कर सकते हैं। इस बार हम मकई की फसल पर बात करेंगे कि मकई की फसल बेहतर पैदावार लेने के लिए हमें क्या इकदाम करने चाहिए जिससे हमारी पैदावार में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो सके, और उसकी देखभाल, उसकी बीमारियों का तदारक कैसे किया जा सकता है, खादों का इस्तेमाल कैसा हो, कौन सी वैरायटी आप काश्त करें, कौन सी ज़मीन किस तरह आप तैयार करके अपनी फसल बेहतर ले सकते हैं। इसी पर आज गुफ्तगू करेंगे। आज के जो माहिरीन मेरे साथ मौजूद हैं उनका तारफ़ करवा देता हूँ। मोहम्मद अल्ताफ़ सरवर साहब हैं, आप ज़राई साइंसदान हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मेरे दूसरे मेहमान हैं मियाँ शाहनवाज साहब, आप तरक्की पसंद काश्तकार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरे तीसरे मेहमान हैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, आप ज़री माहिर हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्ताफ़ साहब, आपकी तरफ आऊँगा, पहला सवाल आपसे करूँगा। काश्त बढ़ती जा रही है मकई की, इसकी वजह क्या है? मकई की फसल एक तो मुनाफा बख्श फसल है और इसकी काश्त का सबसे बड़ा जो, अगर हम देखें नॉर्थ की तरफ तो ऑलरेडी काश्त हो रही थी ये क्रॉप ना, अब ये साउथ के एरिया में भी काश्त होना शुरू हो गई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी कॉटन का फ्लॉप हो जाना, कि कॉटन इस वक्त नहीं है, उसकी रिप्लेसमेंट में हम मकई की तरफ जो वो जा रहे हैं। और मकई मुनाफा बख्श फसल है। और दूसरी तरफ आप देखें तो डेयरी फार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना, तो उस तरफ काश्तकार की ज़रूरत भी है कि वो मकई जैसी फसल जो है वो काश्त करे, जो साल में 2 से 3 दफ़ा वो लगा सकता है अपनी ज़मीनों के अंदर, तो प्रॉफिट भी बहुत अच्छा ले रहा है, उससे बेशर मुनाफा बख्श फसल है ये। ठीक है। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है इसकी, ये फसल की, कि ये शार्ट ड्यूरेशन फसल है और साल में 2 फसलें बड़ी आसानी से काश्तकार जो वो ले सकता है। और तीसरी फसल वो कोई भी चाहे तो मतलब गंदम की फसल भी वो काश्त कर सकता है। अच्छा, इन तो 2 फसलें उठा के फिर गंदम भी आप काश्त कर सकते हैं? जी, आप गंदम भी फिर काश्त कर सकते हैं। फिर तो आप साल में 3 फसलें उठा 3 रहे हैं। फसलें आप साल में मतलब ले सकते हैं। और ये 2 फसलें जो हैं उसकी अगर हम दूसरी फसलों के मुकाबले में देखें, जो मुनाफा फार्मर को आता है वो बहुत ज़्यादा है, जो मैं समझता हूँ कि उसकी बहबूद के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये फसल जो है वो इस्टेब्लिश होनी चाहिए और इस फसल की काश्त जो है वो बढ़नी चाहिए। नहीं, अगर इसकी काश्त तो बढ़ रही है, ज़ाहिर बात, जिस तरह आप बता रहे हैं कि ड्यूरेशन कम है, साल में आप 3 फसलें ले सकते हैं, तो दूसरी फसलें तो फिर उनका तो नुकसान होगा जिस तरह आप बता रहे हैं। देखें, दूसरी फसलें हमारे पास गंदम हम लगाते हैं, जो काश्तकार मकई काश्त कर रहे हैं वो गंदम की फसल भी लगाते हैं वो लोग ना। ठीक है। इसके मुकाबले में हमारे पास अगर आप कॉटन को देखें तो आप पिछले 3-4 साल से फार्मर को कुछ नहीं मिल रहा, उल्टा वो नुकसान करता है। आबो हवा इस किस्म की बन चुकी है और ख़ास तौर पे हमारा क्रॉपिंग पैटर्न जो कॉटन एरियाज़ के अंदर ऐसा बना है कि हम बेहतर पैदावार उसकी नहीं ले पा रहे, कॉटन फ्लॉप हो रही है हमारी ना। उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ मैं समझता हूँ कि राइस की फसल बहुत ज़्यादा लगनी शुरू हो गई है इस एरिया के अंदर, जिसकी वजह से एक ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट के अंदर जब वो क्रिएट हुई और उस ह्यूमिडिटी की वजह से हमारी जो कॉटन की फसल है वो फ्लॉप हो गई। फ्लॉप हो गई। ठीक है। चलें, आपकी तरफ फिर आता हूँ, तफसीलन बात करते हैं। आप काश्तकार हैं, आप मकई की तरफ क्यों आ गए? कपास का मसला बहुत आ रहा था, उसके ऊपर जो है हमले, ये जो कीड़ों का हमला है बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से किसान बड़ा परेशान था। इसलिए उसने उसके तदारुक और उसको कम करने के लिए अपनी फसल मुनाफा हासिल करने के लिए जो है मकई की तरफ रुझान किया है। एक तो मकई मकई की जो का मार्केटिंग है, देखिए काश्तकार का सबसे बड़ा मसला मार्केटिंग है। हाँ जी। तो मकई की मार्केटिंग के मसाइल क्या नहीं, हैं? मकई की तो मार्केटिंग का मसला नहीं है, ये तो फीड है, यानी ये खड़ी फसल भी आपकी फ़रोख्त हो जाती है। अच्छा, इस सिलसिले में ऐसा कोई इशू बड़ा नहीं है। आसान है, आप हुकूमती समझते हैं बेचना। इक़दामात भी अच्छे हैं इस सिलसिले में, फीड में इस्तेमाल होती है, इसकी यूटिलाइजेशन जो है बहुत अच्छी है। तो इस सिलसिले में ये साल में कपास को रिजेक्ट करने का मसला ये है, इसका एडवांटेज हमें ये है कि हमने साल में इससे 2 फसलें उगा सकते हैं। एक जो है बहारिया मकई लगाते हैं, फिर फसल खरीफ में आती है, ड्यूरेशन भी बड़ा कम है इसका। आप जो बहारिया आपकी मकई है वो तकरीबन 4 माह में 120 दिन में, 105 से 120 दिन में मुकम्मल हो जाती है, और जो आपकी खरीफ की फसल है वो 100 से 115 दिन में। इसके तो साथ आप इस पर मुतमिन हैं कि मकई काश्त करेंगे? मकई ठीक है। काश्त करें, एक तो इसमें खर्चा कम है आपका। कपास में आपके पास बहुत ज़्यादा बीमारियां थी, इसमें इतने तने की सुंडी का इशू है, इतनी ज़्यादा बीमारियां नहीं हैं, और ये अभी नई फसल है तो हमारे काश्तकार, ये जो जनूबी पंजाब का हिस्सा है, इसमें अब इसकी पैदावार बढ़ती जा रही है। जैसे शुरू में था 2014-15 में इसकी पैदावार हेक्टर के हिसाब से जो है वो 54 से 55 थी, अब हम 80 पे पहुंच चुके हैं।
तो इस तरह से जो हमारा स्टैटिस्टिकल डाटा है उससे भी हम जो है वो आगे जा रहे हैं, यानी जो काश्तकार है वो खुशहाली की तरफ जा रहा है मकई की फसल काश्त करने से। अच्छा, इससे के साथ और भी फसलें आप काश्त कर रहे हैं या सिर्फ मकई कर रहे हैं? नहीं, अगर आपने बहारिया मकई लगाई है उसके बाद आप जो है वो चावल की एक फसल लगा के फिर आप, नहीं, आप अपने रकबे सारे पे मकई काश्त कर रहे हैं आप? हाँ जी, रकबे सारे पे मकई काश्त कर बाकी रहे सारी फसलें छोड़ दी आप? हैं, फसलें बाकी छोड़ दी हैं जी इस अच्छा, वक्त। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आप ज़री माहिर हैं, जनूबी पंजाब में आप लोगों को सर्विस भी देते हैं, क्या वजह है कि मकई जो है वो ज़्यादा काश्त की जा रही है, काश्तकार उस तरफ आ रहे हैं? बेसिकली इस वक्त जो मकई है वो 20 लाख एकड़ के ऊपर हमारा ज़मींदार काश्त कर रहा है। अगर आप इसकी अहमियत के बारे में देखें, ये खुराक के साथ साथ ह्यूमन डाइट के साथ साथ ये फीड में इस्तेमाल हो रही है। हमारा कॉर्न फ्लोर जो है वो एक बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है, उसमें इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे इवन खुर्दनी तेल भी इस्तेमाल हो रहा है। तो इसके साथ साथ हमारी जो पोल्ट्री है या हमारा जो लाइफ स्टॉक है वो बड़ा बढ़ रहा है, जिसके लिए हमें इसकी काश्त जो है ज़मींदार ज़्यादा ले रहा है। एक्चुअली इसकी डिमांड ज़्यादा हो गई है लोकल लेवल के ऊपर भी। अच्छा, काश्त भी ज़्यादा होगी और डिमांड भी आप समझते ज़्यादा होगी? डिमांड जाहिर सी बात है, ये एक मार्केट का असूल है, सप्लाई एंड डिमांड आपकी एक साथ साथ चलती है। जब आपकी डिमांड होगी तो फार्मर जो है वो उसकी प्रोडक्शन भी की तरफ मूव कर पाएगा। तो इसमें से बेसिकली ये है कि आपका जो ये साइलेज के तौर पर है, ये आपकी खड़ी मकाई भी आकर ज़मींदार वहाँ पर ले जाते हैं। मशीनरी अच्छी खासी हमारे यहाँ मौजूद है जो कि आपकी साइलेज बनाती है, जिससे ज़मींदार के लाइफ स्टॉक को बड़ा एक फ़ायदा मिल रहा है। और जबकि जो इसके जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं, इसको फीड्स के अंदर सोयाबीन के साथ मिक्स करके हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बढ़ती हुई फीड की डिमांड और लाइफ स्टॉक की डिमांड जो है वो इसका रेट भी कुछ अच्छा मिल रहा है फार्मर्स को। और एक ये है कि शॉर्ट ड्यूरेशन है, अगर आप इसकी देखें बहारिया या मौसमी, वो तकरीबन वो 90 डेज से लेके 110 या 110 दिन तक ये चल रही होती है। तो इसलिए हमारा ज़मींदार जो है वो इसकी तरफ ज़्यादा मूव कर गया। अच्छा, अल्ताफ़ साहब, आप ज़री साइंसदान हैं, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि इसके लिए रकबा कैसा हो, वैरायटी कौन सी काश्त करें, बेहतरीन जो टाइम है काश्त का वो कौन सा है, और बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए मज़ीद क्या इक़दाम करने चाहिए? देखिए जी, जो ये फसल है शॉर्ट ड्यूरेशन होने के साथ साथ बड़ी एग्जॉस्टिव क्रॉप है ये, कि आप ज़मीन से ये इसको न्यूट्रिएंट बहुत तेज़ी से जो वो लेती है। तो सबसे पहले जो हमारे ज़िम्मेदार भाइयों को चाहिए कि वो अच्छे रकबे का इंतखाब करें। अच्छा रकबा क्या है? अच्छा मेरा ज़मीन हम उसको कहते हैं जी, ये जो अच्छा रकबा सख्त है। ज़मीन पे काश्त नहीं हो सकती मक्की? सख्त ज़मीन पे नहीं, आप इसकी पैदावार नहीं ले सकते। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपका एक्सपेंस बढ़ जाता है उसके ऊपर। आप मेरा ज़मीन का इंतखाब करें, अच्छे से उसकी तैयारी करें उस ज़मीन की, और कोशिश करें कि उस वैरायटी को काश्त करें जो इस इलाके के अंदर सबसे ज़्यादा पैदावार दे रही है। और जिसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी। मतलब अगर आप देखें तो कॉर्न के अंदर जो हमारी मकई की फसल है, इसमें हाइब्रिड वैरायटीज़ जो है वो ज़्यादा काश्त होती हैं। इसमें सिंगल क्रॉस और डबल क्रॉस दो किस्म की वैरायटीज़ जो हैं वो काश्त होती हैं। जो हमारी बहारिया मकई है वो डबल क्रॉस उसमें ज़्यादा काश्त होती है, और जो मौसमी हम काश्त करते हैं वो उसमें सिंगल क्रॉस ज़्यादा जो है वो काश्त होती है, तो उसकी पैदावार भी ज़्यादा है। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है कि ज़मीन की तैयारी के साथ साथ हमने ज़मीन के मसाइल को भी हल करना है कि जो वो मसाइल क्या है जो आप? अच्छा, जो ज़मीन के मसाइल हैं हमारे, कि हमारे पास अगर हम अपनी ज़मीनों का तजिया करवाएं तो ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम है। ठीक है। जो नामियाती मादा है उसकी कमी होने की वजह से हम खादों की अफादियत वो नहीं ले पाते, जितनी हम मिकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं उतनी मिकदार में हमें उसका फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो उसकी अफादियत के लिए ज़रूरी है कि हम कोई ना कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है वो केमिकल फर्टिलाइज़र के साथ डालें। आप समझते हैं वो खादें ज़ाया कर रहे हैं आप ज़मीन में? हम बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे मैं बात करूँ अगर फास्फोरसी खादों की, तो फास्फोरसी खादें हमारी ज़मीनों का स्ट्रक्चर इस तरह का बन चुका हुआ है कि 70% आपकी फास्फोरसी खादें ज़ाया हो रही हैं ज़मीनों के अंदर। अगर आपने उसका ज़िया कम करना है तो आपको चाहिए कि आप उसके साथ कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल जो है वो करें। अच्छा, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जब उसके साथ आप मिक्स करेंगे तो वो उसको ज़ाय होने से बचाएगा, और फसल उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस खाद को लेके अपनी बुनियाद जो है वो बेहतर रख लेगी। उसके बाद फिर हम नाइट्रोजनी खादों की तरफ हम जाते हैं जब, तो नाइट्रोजनी खादें भी हमें रिवायती खादों से अब हट के अब नई मतलब खादें जो आ गई हैं, जो मिक्सचर की शक्ल में मुख्तलिफ खादें अवेलेबल हैं, उनको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। पोटाश का इस्तेमाल जो है वो बढ़ाना चाहिए। जो अच्छा, पोटाश से क्या पैदावार में इजाफा होता है? ये क्या देखिए जी, पोटाश की जो फसल है, पोटाश के अंदर जब हम मकई की फसल में पोटाश का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो एक तो उसकी पैदावार बढ़ाती है, उसकी बुनियाद को बेहतर करती है, और पोटाश एक ऐसा केमिकल है जो पौधे के अंदर मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है। ठीक है जी, जब वो मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, जो जहाँ पे जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है
पौधे को वहाँ तक उस न्यूट्रिएंट को वो अवेलेबल करेगा। तो उससे ये होगा कि पौधे को कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। ठीक है। जिस तरह हमारी मौसमी तब्दीलियाँ बहुत तेज़ी से, हमें पता ही नहीं चलता कि मौसम जो है वो बारिश वाला हो जाता है, बारिशें शुरू हो जाती हैं, मानसून बहुत लंबा हो गया वो हमारा, तो पौधे को स्ट्रेस आता है, पानी की ज्यादती तो भी पोटाश इसका मुकाबला कर सकते हैं। जी जी, जब आप पोटाश का इस्तेमाल करते हैं तो पौधे के अंदर एक कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होती है जो दूसरे फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी को भी बेहतर करता है, पौधे को स्ट्रेस से भी बचाता है और पौधा अपनी पोटेंशियल के हिसाब से एक बेहतरीन पैदावार जो अच्छा, आपने हाइब्रिड सीड की बात की, हाइब्रिड सीड से ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है या दूसरे जो हमारे लोकल हैं, क्या है? देखिए, जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है वो F1 जो हम हाइब्रिड इस्तेमाल करते हैं वो होता ही उसके अंदर पोटेंशियल, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल हाइब्रिड के अंदर है कि कुछ आप लोग ये भी बताते हैं कि 120 मन फी एकड़ भी वो पैदावार जी, ले ये रहे हैं, हाइब्रिड 100 मन भी ले रहे हैं। 100 मन तो अब आम किसान जो हैं वो भी बता रहे हैं कि हम 100 मन इसकी पैदावार ले रहे हैं। जी, ये हाइब्रिड की है। अगर आप आम रिवायती वैराइटीज़ हम या ओपीज़ वैराइटीज़ जिनको हम कहते हैं, अगर आप वो लगाएंगे तो आप 40-50 मन से ज़्यादा पैदावार नहीं ले सकते। अच्छा, टोटल वैरायटी कौन कौन सी है, उनके नाम क्या क्या हैं जो आप समझते हैं कि बेहतर वैराइटीज़ हैं और ये हमारे किसान भाइयों को काश्त करनी चाहिए? इसमें बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं, मतलब वैराइटीज़ की अक़साम है वो बहुत ज़्यादा हैं। तकरीबन प्राइवेट तो सेक्टर मेजर जो मेन 3-4 हैं वो हमारे किसान भाइयों को बताएं ताकि उनको अवेयर हों कि ये वैरायटी काश्त। इसमें एक 33Y एक वैरायटी है, उसका आप इस्तेमाल करें। 1533 है एक वैरायटी, उसका आप इस्तेमाल करें, इस वक्त जो वो लगी है इस मौसम के अंदर, ठीक है। इसी तरह जो मौसमी काश्त होती है या भारिया जो फसल हम लगाते हैं, भारिया फसल में 2020 एक वैरायटी है। 2020? हाँ जी, 2020 ना जी, उसको वो आप लगाएं, बहुत ज़बरदस्त लेटेस्ट वैरायटी होगी। हाँ जी, लेटेस्ट वैरायटी है। वो वैरायटी हम लोकल प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे, हाँ, और वो क्लेमेटाइज वैरायटी है। ऐसा नहीं है कि हम अफ्रीका से उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। तब्दीलियों को देख के मद्देनजर रख के बनाई गई है। मतलब हम जब हाइब्रिड इंपोर्ट कर रहे थे माजी के अंदर, जो 2-3-4 साल पहले तक, ज़्यादा हमारा जो माजी जो करीबी हमारे जो हमसाय ममालिक है वहाँ से आ रहा था, ठीक है। अब लोगों ने ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। जब उन वैराइटीज़ को हम यहाँ पे लेके आते हैं तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया को कंपेयर करें पाकिस्तान से तो हम बिल्कुल उल्ट मौसम है हमारा। बिल्कुल ठीक है, हमारे पास सर्दी चल रही होती है, उनके पास गर्मी चल रही होती है। गर्मी में वो सीड बनता है और सर्दी में हम लगा रहे होते हैं उसको, ठीक है। जो सर्दी में वहाँ पे बनता है हम गर्मी में उसको लगा रहे होते हैं यहाँ पे ना। बिल्कुल ठीक बात तो वो हमारे क्लेमेटाइज नहीं है वैराइटीज़ ना, उनके पोटेंशियल नहीं है, हमारे मौसम में वो सूट नहीं करती हमें। मियाँ शाहनवाज साहब, अल्ताफ़ साहब ने बड़ी एक अहम बात की है कि हमारी जो खादें हैं वो ज़ाय हो जाती हैं। आप अपने रकबे की देखभाल किस तरह करते हैं? आप अपने रकबे का तज्ज़िया करवाते हैं? बिल्कुल, ये भाई ने पहले बताया, सही कह रहे हैं। एक्चुअली जो किसान है हमारा वो पहले ट्रेडिशनल चलता आ रहा था। अब जो जिद्दत आ रही है, जो हमारे तरक्की पसंद काश्तकार हैं वो सबसे पहला इकदाम करते हैं, अपनी ज़मीन का सैंपल जो एनालिसिस है वो करवाते हैं कि ज़मीन में आया किस चीज़ की कमी है और किस क्या उसको चाहिए। तो इस सिलसिले में हमारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो सैंपल करता है। तो नहीं, ये तमाम बिला तफरीक छोटे बड़े काश्तकारों करते हैं या सिर्फ जो हमारे ये बहुत ही, आपकी बात, ये बहुत ही जो है वो आसान तरीका है और बहुत ही सस्ता है। 7 से 8 रुपए में आपको जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो एक सैंपल आपकी ज़मीन का करके एनालिसिस दे देता है कि इसमें आपको क्या, किस चीज़ की कमी है और आपने क्या और डालना है इसमें। मेरा सवाल है कि आप पढ़े लिखे काश्तकार हैं, जदीद काश्तकार हैं, जो हमारा आम किसान है, उसने भी आप समझते हैं कि अब जो है मोबिलाइजेशन जो है उसकी तरफ भी आ रही है। देखा देखी में एक हमसाया दूसरे हमसाये को देख के जो है वो इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहा है। वो जो पुराना तरीक़ाकार था कि लोग नहीं करते थे, अब जो है टुवर्ड्स तरक्की पसंद काश्तकार की तरफ लोग बढ़ते जा रहे हैं। नामियाती खादों पे बात कर रहे थे भाई, जो आपने मक्की की काश्त करनी है उसमें पहले आप 9 से 10 टन के करीब जो है अपने फसल में जो है वो नामियाती ऑर्गेनिक खाद, जिसे गोबर सिंपली जो किसान, वो ज़रूरी है, किसान के पास अवेलेबल है। मक्की की काश्त करने के लिए इसकी जड़ जो है वो ज़ेर ज़मीन ज़्यादा हो तो उसके लिए आपको 3 से 4 जो है वो हल, गहरे हल चलाने चाहिए। और उससे पहले जो है आपको एक दफ़ा ज़मीन कल्टीवेशन, यानी जो रकबे की तैयारी आप समझते हैं कि बेहतर हो, रकबे की तैयारी सबसे अच्छी होगी, क्योंकि कोई भी आप इक़दाम करते हैं तो उसकी बुनियाद हमेशा हर चीज़ पर मैटर करती है। जब तक बुनियाद किसी चीज़ की भी अच्छी ना हो तो आगे नहीं जा सकती। प्लांट की तैयारी के बाद फिर सबसे अहम बात आपका सीड आ जाता है। सीड आ आप कौन सा सीड काश्त कर रहे हैं? जैसे अल्ताफ साहब बता रहे हैं कि ऐसी वैरायटीज भी हैं जो 100 मन से ज़्यादा पैदावार। हाँ जी, अभी आप रिसेंटली हमारे जनूबी पंजाब ने इस तरफ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है। हम हाइब्रिड काश्त कर रहे हैं, जो उसमें हमारे पास इकसाम है YH 1898 है और दूसरी है, इनकी पैदावार 130 से 35 मन 140 मन तक है। और आप जब बीज की काश्त सिलेक्शन करते हैं तो इसमें आपकी जर्मिनेशन रेट जो है वो मोर देन 90%। और आप
इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आप जो बीज ले रहे हैं वो किसी सर्टिफाइड इंपोर्टर से या लोकली मिल रहा है आपको, तो सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि आप ऐसे कोई दे दे और किसी आप से पकड़ के आप न करें। नहीं, वो आप ऐसा ना हो कि जिस तरह कपास का तो हुआ, क्योंकि उसमें भी बिल्कुल बड़ा मसला यही इसमें है ना आपने सीड का। कॉस्ट लगानी है। एक्चुअली अगर आपकी जो है वो जर्मिनेशन पैदाइश ही ठीक नहीं होगी तो उसके बाद आपको जो है वो आप उसके पैदावार अच्छी नहीं ले सकते। पैदावार अच्छी नहीं गुलाम ले मुस्तफ़ा साहब, आप महकमा ज़राअत से आप तल्लक रखते हैं, यकीनन छोटे बड़े काश्तकारों से आपका तल्लक है, आना जाना है, आप उनको अपनी सर्विसेज जो है वो मुयसर करते हैं। किसान क्या देख रहा है, क्यों इस तरफ तेज़ी से जा रहे हैं? कपास का इलाका था, दूसरी फसलें छोड़ी जा रहे हैं, मकई की तरफ आ रहे हैं और मुतमिन है मकई की फसल से। सर वो बेसिकली ज़िम्मेदार तो जो है हमारा वो यही कोशिश करता है कि मेरी जो प्रोडक्शन है मुझे प्रॉफिट बेस के ऊपर मैं चलूँ, मैं लॉस की तरफ ना जाऊँ। जहाँ तक ये हमारे ज़िम्मेदार साहब ने बात की है कि हमारा एक प्रोजेक्ट है 2.0 सर, उसके अंदर हमारी ज़मीनों की प्रॉपर हम सैम्पलिंग हम कर रहे हैं ये और महकमा ज़राअत का एक प्रोग्राम है। जी जी, ये हमारा एक प्रोजेक्ट है 2.0, जिसके ज़रिए हमने तमाम ज़मींदारों को किसान कार्ड जो है वो किसान सेहत का ज़मीन कार्ड, एक है हमारा ज़मीन कार्ड ये किसान कार्ड जिसको नहीं वज़ीर आज़म नहीं, साहब- ये इस किसान कार्ड अब नया आया, ये हमारे अपना ये जो सेहत कार्ड है, किसान ज़मीन का सेहत वाला जो कार्ड था वो हमारा था, वो 2.0 प्रोजेक्ट के तहत। अच्छा, उसके ज़रिए हमने तमाम जो है ज़मीन के सैंपल लिए हैं हर ज़मींदार के पास जाकर। हमारा फील्ड असिस्टेंट आप होता है, खुद गए हैं, आपका जी अमला जी, गया? हमारा अमला गया बाकायदा, वहाँ से सैम्पलिंग करके आया और सैम्पलिंग करने के बाद वो आपके जो है वो हमने उनको कार्ड्स अवेलेबल किए हैं जिसके ऊपर उनके ज़मीन की लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वगैरह उसके अंदर मेंशन है। तो उसकी हमारा पूरी हिस्ट्री आ जाएगी जी, उसकी पूरी हिस्ट्री ठीक है। आ जाएगी। वहाँ से हमारा ज़मींदार वो क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद उससे पता चल जाएगा कि मेरी ज़मीन क्या क्या स्टेटस है, मेरे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं और मुझे मज़ीद जो सी मैंने फसल लगानी है वो फिर हमारे महकमा के फील्ड असिस्टेंट से या हम ज़राअत अफसर साहब से पता करके वो जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक किसान वो ये डाले। महकमा ज़राअत की वेबसाइट पे है? जी, ये महकमा ज़राअत से एक अलग PITB की वेबसाइट है, वो इंशाल्लाह करीब जो है वो होने वाली है लॉन्च। लेकिन जो हमने सेहत कार्ड इनको प्रोवाइड किए हैं ज़मींदारों को, उसके अंदर उनका मेंशन है कि आपकी ज़मीन के ये न्यूट्रिशन स्टेटस है, आप उसको देख के फाइनल करें। अगर ज़मींदार के पास वो एक्सेस किसी एक, वैसे तो सबका हो चुका है, अगर वो चाहे कि मैं रिसेंटली देखना चाहता हूँ कि मेरी ज़मीन में कितने न्यूट्रिशन हैं, तो वो वही हमारे यहाँ पर लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं, वो अपना सैंपल लेके जाएँ ज़मीन का और वो अपना नहीं, टेस्ट आप करा कह रहे सकते हैं हैं। एक तो है ना लेबॉर्ट्री जाना, वो तो किसान है, आप दूसरा कहते हैं कि आप खुद भी सैंपल लेके तमाम बिला तफरीक हर किसान की ज़मीन के सैंपल लेके आपने टेस्ट किए हैं, जी, वो टेस्ट किए हैं, फिर उनको अपनी एडवाइस दी है कि एडवाइस आपको दिया ये कि आप यही उसके अंदर ऐड करें। दूसरा होता ये है कि कुछ ज़मींदार एक ही क्रॉप को बार बार यूज़ टू होता है, लगाता चला जाता है, उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आ जाती है। जिस तरह खासकर हमारा ये राइस का जो बेल्ट है वहाँ पर जिंक की बड़ी डेफिशिएंसी आ जाती है, बार बार आप जो है राइस वहाँ पर कल्टीवेट करते रहते हैं, लीच डाउन हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो इसके लिए फिर आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि ज़मींदार अपना 2 साल बाद 3 साल बाद अपने ज़मीन का स्टेटस ज़मीनों चेक का करा, तजिया तजिया करें। वाला अच्छा, दूसरा ये बताएं, जिस तरह आप ये सर्विसेज दे रहे हैं, मकई की फसल जो है जिस तरह तेज़ी से काश्त हो रही है, इस पर कोई बीमारियों का हमला होता है? आप जाते होंगे, आप फील्ड सर्विस देते हैं। वो बेसिकली उसके ऊपर जो हमला हो रहा है जी, वो पिछले साल से अगर हम उसको कंपेयर करें तो एक वो फॉल आर्मी वर्म है जी। इसके अलावा इसके ऊपर शूट फ्लाई का भी हमला होता है, क्योंकि जब फसल आपकी 30 से 40 दिन की हो जाती है तो इसके ऊपर शूट फ्लाई आती है, ठीक है। वो हमला करती है। जब मजीद फसल बड़ी होती है तो उसके ऊपर आपका जो है वो फॉल आर्मी वर्म का अटैक आना शुरू हो जाता है। तो फिर जिम्मेदार इसका को तदारुक क्या है, आप क्या एडवाइस देते हैं? क्योंकि महकमा ज़राअत हमारे किसान भाइयों को बताया ताकि जहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते हाँ जी, तो उसके तदारुक के लिए वो इकदाम उसके तदार के लिए सर यही है कि अगर आपके पास लेमडा साहेलोथ्रीन है, इसका आप स्प्रे करें। अगर आपके पास फॉल आर्मी वर्म आ रहे हैं तो इसके साथ आप दानेदार जहर के साथ कोई एबामेक्टिन वगैरह ये मिक्स करके इसका स्प्रे करें और दानेदार जहर उसकी कॉम्पल जो होती है उसके अंदर वो डालें। लेकिन उसके लिए एहतियात यही है कि ज़िम्मेदार अपने हाथों को कवर करे, प्रॉपर ग्लव्स दस्ताने वगैरह पहने, क्योंकि वो फिर स्किन के ज़रिए हमारे किसान भाई के जिस्म में दाखिल ना हो। मक्की में और तो ज़्यादा मसला नहीं है, मक्की अच्छा। में मसला जो है वो तने की सुंडी का आता है, जैसे ही हमारे भाई बता रहे हैं। अच्छा, तो उसके लिए जो है हमारे काश्तकार हैं वो ज़्यादा परेशान होते हैं तने की सुंडी के हवाले से। तो इस सिलसिले में जो भी जैसे ये लेमडा बता रहे हैं, ये हमारे ज़रिए मार ये भाई बैठे हैं, ये फर्दर जो है किसानों के लिए बताएं कि जो है किस तरह से इनका तदारुक किया आपने जा सिर्फ सकता लेमडा है। साइलोथ्रीन से इसका हल निकाला है? देखा है? लेमडा सेलोथ्रीन की है, वो भी बेहतर है इस मामले में जो है तो उसको। और आप क्या समझते हैं, जिस तरह गुलाम मुस्तफ़ा साहब बता रहे हैं कि ज़्यादा बीमारियों का हमला नहीं होता, क्योंकि कपास में तो बहुत ज़्यादा हमला होता है, आप खुद कह रहे हैं कि हाँ जी, उसकी वजह से कपास की आपने छोड़ा। बीमारियों में तो तो बहुत फिर इसमें कम होता है, आसानी से आप कंट्रोल कर लेते हैं? हाँ जी, इसमें आसानी है कंट्रोल करने में। इसमें ज़्यादा जो है आपको दवाई का केमिकल जो आपकी है ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। ये जो है बनिस्बत
आपकी कपास की फसल के, इसमें बहुत कम रेशो है बीमारियों के भी और तदारुक के भी। तदारुक भी जल्दी और आसानी हो आसानी जाता से हो है, जाता है। आसानी अच्छा से हो अल्ताफ जाता साहब है। ने पोटाश खाद की बात की, आप पोटाश खाद का इस्तेमाल करते हाँ हैं? जी, पोटाश खाद इस्तेमाल करते हैं जी। एक बैग जो है वो डालते हैं ज़मीन की तैयारी जब करते हैं, तो उसमें तो तो उसका फ़ायदा क्या होता है ताकि किसानों को पता हो, आप एक उससे जदीद जो है वो काश्तकार हैं। उसकी जड़ जो है और तने की वो मजबूत होती है और जो है उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। नाइट्रोजन खादें डालते हैं जब हम जो है, उसके बाद जब इसकी ग्रोथ हो जाए तो फिर हम जो है यूरिया जो है वो 5 से 6 पत्ते हों तो फिर 1 बोरी यूरिया, फिर 8 से 10 पत्तों के ऊपर 1 बोरी यूरिया, फिर जब फूल निकलने लगता है तो उससे 15 दिन पहले अप्रॉक्सीमेटली फिर आपने 1 यूरिया की बोरी डालनी है। यानी इसकी जो है वो निगहदाश्त जो है, किसान को तो हर वक्त जी अलर्ट रहना पड़ता है बीमारी के तदारुक के लिए, उसकी रंगत में अगर कोई चेंजिंग आ रही है, क्योंकि अगर वो खुराक प्रॉपर आपकी नहीं लेगी तो वो जो है ग्रोथ अच्छी नहीं करेगी। तो इस सिलसिले में जो है ज़री माहिरीन के साथ मुशावरत के साथ जो है जी काश्तकार जो है वो ज़्यादा पैदावार ज़्यादा हासिल पैदा। कर सकता है। अच्छा अल्ताफ साहब, एक आपसे बड़ा अहम सवाल ये है कि जिस तरह गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने बात की कि बार बार फसलें काश्त करने से बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं, तो मकई तो काश्त किए जा रहे हैं हमारे किसान, तो फ्यूचर में इनको भी तो बड़े मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। डेफिनेटली ऐसा होता है जी, जब आप एक ही फसल बार बार लगा रहे होते हैं तो उससे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाती है आपकी जो ज़मीन है। ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास मकई की फसल है, मकई की फसल आप अगर 2 फसलें ले रहे हैं रूटीन के अंदर, तो इसके अंदर फर्टिलाइज़र की अच्छी खासी क्वांटिटी आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो आपकी ज़मीनी स्ट्रक्चर जो है वो इतना जल्दी ख़राब नहीं होता। क्योंकि अगर राइस से हम इसको कंपेयर करें तो राइस में खड़ा पानी, आपको हर वक्त पानी खड़ा करना है, तो उसमें आप फर्टिलाइजर डालते हैं, चीज़ें वो लीच डाउन हो जाती है। अच्छा, मकई इतना डिस्टर्ब नहीं करती आप? मकई नो डाउट के एग्जॉस्टिव क्रॉप है, न्यूट्रिएंट ये लेती है, लेकिन उस न्यूट्रिएंट को अगर आप फार्मर पूरा नहीं करेगा, उसकी जो ज़रूरत है उसको पूरा नहीं करेगा, तो उसका पैदावार पूरी नहीं ले सकता। किस तरह पूरे करना चाहिए? ये हमारे पास जो मतलब फास्फोरसी खादें हैं, जो नाइट्रोजनी खादें हैं, नाइट्रोजनी खादों में जिस तरह शाहनवाज साहब बता रहे हैं कि जी हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, हम लोगों को रिकमेंड करते हैं कि जी आप अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल यूरिया ना करें, यूरिया की बजाय अमोनियम सल्फेट ज़्यादा अच्छी खाद है। सल्फेट ज़्यादा बेहतर है। जी जी, उसमें सल्फर की एक अच्छी खासी क्वालिटी जो है वो पौधे के चली जाती है, जो उसकी न्यूट्रिएंट भी है, एज अ फंजीसाइड भी काम करता है और उसकी खुराक के तौर पे भी उसको चाहिए होता है। इसके अलावा थोड़े से मसाइल और भी हैं, ये तो मतलब है हमारे पास जो मोटे मोटे मसाइल नज़र आते हैं। जो उसमें हमारे पास सबसे बड़ा मसला, जैसे मैंने ऑर्गेनिक मैटर के हवाले से थोड़ा सा मैं आप दोस्तों के साथ गुफ्तगू करूँगा। ज़रूर बताएं कि ऑर्गेनिक मैटर जो है, हम जो गोबर की खाद अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रोसेस्ड फार्म में नहीं है। आप गोबर जो है वो गीला गोबर अगर ज़मीन के अंदर डाल देंगे तो उससे बहुत सारे कीड़े जो हैं साथ शिफ्ट हो जाते हैं। ख़ास तौर पे दीमक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह से दीमक जब आपकी ज़मीन के अंदर चली जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी फसलों की इब्तदाई स्टेज के ऊपर उसका अटैक हो जाता है, नुकसान और वो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं ना। अगर आपने गोबर की खाद भी इस्तेमाल करनी है तो कोशिश करें कि 1 साल पुरानी और खुश्क हो, ठीक है, खुश्क खाद जो वो आप उसके अंदर ज़मीनों के अंदर डाल सकते हैं। आपको बायो ऑर्गेनोफॉस्फेट के नाम से मुख्तलिफ ब्रांड जो वो मार्केट के अंदर मिलते हैं, आप उनको इस्तेमाल करें। आप फास्फोरसी खादों के साथ उसका वो तो फिर काफ़ी कॉस्टली होंगे। अगर गोबर को देखें तो गोबर क्योंकि घर की होती है, सस्ती भी होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको पूरा साल उसको या खुश्क करना है। अच्छा। आप खुश्क करने के लिए या उसको प्रोसेस करने के लिए, डीकम्पोज बेसिकली हम उसको कहते हैं कि आप कोई भी ऑर्गेनिक मैटर डालें तो वो डीकम्पोज फॉर्म के अंदर हो। ठीक है, ठीक है। आप डीकम्पोज करने के लिए भी आपको टाइम चाहिए, बिल्कुल कि आप गर्मी के अंदर उसको मतलब के रखें। दूसरा जो है मसला है हमारी मकई की फसल के अंदर, वो जड़ी बूटियों का मसला है। अच्छा, मकई में भी जड़ी बूटी का मसला है? ऑफ कोर्स जी, जड़ी बूटी जो है ये, यानी समझ लें कि इंसान जो मकई की फसल हो या कोई भी फसल हो, हमारी जड़ी बूटी उसकी डायरेक्ट दुश्मन है। ठीक है, दुश्मन के सिवा कपास के बारे में तो ये कहते हैं कि 30 से 40% नुकसान कर जाती है। जी जी, अब इसी तरह बाकी फसलों के अंदर भी है। मतलब अगर हम गंदम की बात करें तो सबसे ज़्यादा वैरायटी जड़ी बूटियों की गंदम के अंदर जो उगती है। इसी तरह आपकी जो मकई की फसल है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ हैं, ढीला खानदान की जड़ी बूटियाँ हैं, घास नुमा जड़ी बूटियाँ हैं। के लिए क्या किया जाए? इसके खात्मे के लिए स्प्रे बहुत ज़रूरी है और इसको जल्दी स्प्रे करना चाहिए। लोग इसके अंदर हम 2 तरीका का काश्त करने के टाइम स्प्रे किया जाए, हाँ, इसको 2 तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। जड़ी बूटियों को हम तलफ कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप जब मकई की काश्त कर लेते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर कोई प्री इमरजेंस प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एस्मेटोलाक्लोर है, पेंडीमेथिलीन है, ठीक है, या सीटोक्लोर है, इस तरह के प्रोडक्ट जो भी जड़ी बूटी के खात्मे जड़ी बूटी के लिए आप इस्तेमाल जो वो कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका कार ये है कि अगर बाद में जो पानी इसको लगता रहता है, जड़ी खादें हम डालते रहते हैं दोबारा और बेड इसका खाली होता है,
तो उसके ऊपर दोबारा जड़ी बूटी उगाती है ना, बारिशें वगैरह अगर हो जाएं, खास तौर पे जो हमारी आने वाली अब फसल है इसके अंदर मानसून से ये गुजरेगी फसल, बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी, बारिशें बहुत ज़्यादा हमला होंगी, होगा। तो ये मतलब जड़ी बूटियाँ उगाती हैं। तो उसके लिए हमारे पास पोस्ट इमर्जेंस प्रोडक्ट भी मौजूद है कि आप उगी हुई जड़ी बूटियों को भी कंट्रोल कर सकते हैं ना। अच्छा, तो उसमें तो फिर आप वो मकई की फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? वो फसल के लिए बिल्कुल सेफ हैं, वो सिलेक्टिव प्रोडक्ट होते हैं, फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। जड़ी बूटी का नुकसान सबसे बड़ा ये है कि आप जो भी खादें डाल रहे हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं ना जी, 1 बोरी DAP डालनी है या यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं कि 2 से 3 बोरियां आपने डालनी है, तो वो हम जो मकई के 1 एकड़ के अंदर पौधे हैं, ठीक है, उन पौधों के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कि एक पौधे की इतनी ज़रूरत है, तो ये जितने पौधे इसके अंदर लगे हुए हैं उसकी इतनी ज़रूरत बनेगी, एक ज़्यादा जड़ी बूटियाँ खा जाती है। अच्छा, जब हम वो खाद डालते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है कि 50% वो आपकी जड़ी बूटी ले जाती है। शाहनवाज साहब, आप तरक्की पसंद काश्तकार हैं, आप क्या करते हैं? बड़ी अहम बात है कि आपकी फर्टिलाइजर तो जड़ी बूटी खा जाती है, आपकी फसल को तो प्रॉपर वो मिल नहीं रही। उसका तदारुक सबसे ज़रूरी है। अगर वो तदारुक नहीं करें तो जो हम खाद नामियाती मादा और गैर नामियाती मादा डालते हैं तो वो जड़ी बूटियाँ ले जाएंगी। तो उसके लिए हम केमिकल गोडी, यानी ये जैसे ये बता रहे हैं, स्प्रे के ज़रिए जो है उनको कंट्रोल किया जाता है अर्ली स्टेजेस पे। अगर उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो सारी खुराक जो पौधे ने लेनी है वो ले जाएंगे सारी, तो इसलिए आपकी मकई की फसल जो है वो बेहतर अच्छा, नहीं इसका होगी। एक तो केमिकल वाला तरीका है ना, एक पुराना तरीका, रवायती तरीका हमारा गोडी भी थी। हाँ जी, गोडी भी मकई में हो सकती है या सिर्फ वो कपास में? बहुत पुराना था, वो कपास में होती है, मकई में उसकी ज़रूरत, उसके लिए आपको चार्जेस भी ज़्यादा हैं, लेबर कॉस्ट भी बढ़ जाती है, तो इसलिए जो है आपको ये केमिकल गोडी जो है, केमिकल मेथड्स जो आपके पास है फार्मूलेशन, वो आप इस्तेमाल करके इससे जो है अच्छी फसल। अच्छा, दूसरा एक बड़ा अहम, आप क्योंकि तरक्की पसंद काश्तकार हैं, हमारे किसान भाई सुन रहे हैं आपको, पानी पाकिस्तान में बड़ा कमी है, बड़ी किल्लत है, मकई की क्या सूरत हाल है, कितने पानी पे आप पका लेते हैं और कब कब इसको पानी चाहिए? इसका जो है गर्मी का मौसम, जैसे आपने पहले पानी का मसला कहा, पानी का मसला तो पूरी दुनिया में है। उसके लिए अब जो है ड्रिप इरिगेशन पे भी लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। तो पॉसिबल नहीं है कि आप ड्रिप इरिगेशन पे नहीं हो सकती बिल्कुल, लेकिन इसका ये है कि आप धान की फसल देखें, उसमें आपको जो है 24 आवर्स जो है 24 घंटे पानी चाहिए। उसकी निस्बत मकई का जो है वो आपका 2/3, मतलब अगर उसको आपने 20 पानी लगाने हैं तो मकई को आपने 8 से 10 पानी में इसकी तैयारी मुकम्मल वक्त बर्दाश्त तक आ सकती है। मतलब पानी कम है, पानी इसका कम लगाया जाता है। जैसे जैसे इसमें जो है वो पानी की इतनी ज़्यादा, चावल की निस्बत जो आपकी धान की फसल है उसकी निस्बत इसमें पानी की जो है वो कपास की निस्बत ज़्यादा लगता होगा शायद। कपास की निस्बत जो है, लेकिन कपास में जो है फिर वही है कि ये ज़्यादा मुनाफा, कपास में बीमारियों का तदारुक जो है वो बहुत मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से किसान जो है वो मक्की की तरफ आ गया। इसको ना जी, अगर हम जिस बात कर रहे हैं पानी के हवाले से कि ये खेलों पे काश्त होती है, ये फसल जो है ना, खेल उसके हम बनाते हैं, तो खेलों में जो भी फसलें काश्त होती हैं पानी, नंबर ऑफ इरिगेशन तो ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन पानी की मिकदार कम चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है कि मॉइस्चर पे हम वो फसलें रकबे को एक नहीं दे रहे, वो नमी से ही वो फसल जो है वो अपना पानी की जरूरत जो है वो पूरी कर रही होती है। तो इस हवाले से मकई बहुत अच्छी है। इस हवाले से जो है वो पानी के हवाले से ये लेज़र लेवलिंग का जो है, लेज़र ब्लेड का ये किरदार बड़ा अहम हो गया है। आप करा देते हैं तो इससे जहाँ आपका पानी 1 एकड़ में 1 घंटा लगता था, अब वो लेवल होने की बजाय वो आपका 40 मिनट या 30 मिनट से 40 मिनट आधा फर्क पड़ गया। दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है, क्योंकि मकई की तरफ बहुत सारे छोटे बड़े काश्तकार भाग जा रहे हैं, इसके बाय प्रोडक्ट क्या हैं, कौन कौन सी जगह पर ये इस्तेमाल हो सकता है, मज़ीद कितनी गुंजाइश मौजूद है, इसकी एक्सपोर्ट की क्या सूरत हाल है, आप इस हवाले से ज़रा बताएं। अच्छा, ये आपके सवाल की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको मज़ीद बताऊंगा। हमारे काश्तकार साहब सुन रहे हैं, एक न्यू ट्रेंड आया है कि ये चाइना से कि स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग जो है ना, वो ट्रायल चल रहे हैं हमारे रिसर्च के लिहाज से। वो ये होता है कि आपका जो बहारिया मकई है उसके साथ हम सोयाबीन और मकई को साथ मिक्स करके लगाते हैं। अच्छा, इकट्ठे काश्त कर लेते हैं। इसमें यह होता है कि 3 से 4 रोज़ जो है वो सोयाबीन की होंगे, फिर आगे मेज़, फिर इस तरह ये है कि हमारी जो रिसर्च बेस के जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं उनमें हम 70 से 80 मन बहारिया मकई की हम मकई भी हासिल कर लेते हैं, और 70 से 80 मन, और 20 से 25 मन जो हमें एक्स्ट्रा सोयाबीन भी मिल जाती है। अच्छा, सोयाबीन की कीमत बड़ी है, सोयाबीन की कीमत बहुत बड़ी है, और इसके अंदर हम अपने जो करीब के कंट्रीज हैं उनसे हम इसको जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये फीड्स का एक बहुत, जो हमारी मुर्गियों की फीड्स है उसको बहुत एक लाजमूल जुज़्व है। तो एक तो इसका ये फ़ायदा भी है। तो ये आम किसान तक ये मैसेज पहुँच गया आपका? आम किसान तक हम इसको अपनी जो हमारी मीटिंग्स वगैरह होती हैं तजर्बात अभी हमारे अंडर प्रोसेस हैं, और तकरीबन ये सक्सेसफुल है। इंशाल्लाह अगले साल हम इसको
लॉन्च किसानों कर तक देंगे, भी किसानों तक पहुंचाएंगे। इसको पहुंचाएंगे। दूसरा यह है कि एक तो ये जो सोयाबीन है, फिर इससे हमारी ज़मीनों की जो है वो जिस तरह ऑर्गेनिक की जो कमी है वो वो पूरी भी हो एक तरह जाएगी। पूरी हो जाती है हम अगर इसको मल्च कर दें। तो मल्चिंग के साथ साथ मैं बता दूं हमारा जिम्मेदार एक थोड़ा सा ये करता है कि जितने वो डेब्रिस वगैरह या मकई के जो जिसको हम टांडे वगैरह बोलते हैं या उसका कोई डेब्रिस वगैरह जो या अपने नीचे वाला जो जानवरों के जड़, लिए इधर उधर। उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर ज़मींदार को हमें ये थोड़ा सा ये भी मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि वो अपनी ज़मीनों को आग ना लगाएं, ये एक बहुत आग बड़ा, ना लगाएं। आग ना लगाएं। एक तो ये है कि इससे तो फिर क्या उनको रूटावेट करें, क्या करें? उसको रूटावेट करें जी। रूटावेट का आप समझते हैं रकबे को भी फायदा होगा, जमीन आपकी ज़मीन इससे अच्छी होगी, ऑर्गेनिक मैटर इंप्रूव होगा, क्योंकि वो स्लो स्लो डिकेइंग प्रोसेस होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में तब्दील होगा। ठीक है। क्योंकि पौधे को चाहिए होते हैं इनऑर्गेनिक, वो ऑर्गेनिक डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इससे एक तो ये फ़ायदा होगा कि ज़मीन की जो है वो ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज कर जाएगा, आपकी हमारा जमीन का पोटेंशियल बढ़ेगा। पोटेंशियल बढ़ जाएगा। दूसरा कुछ बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं जो कि हमारी ज़मीन के अंदर ये जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी होती है, जिस तरह हमारे ज़रिए माहिरीन बता रहे थे कि हमारा जो 70 से 80% जो फास्फेटिक फर्टिलाइज़र हैं वो हमारे यूज़ ही नहीं होती, वो ज़मीन में पड़ी पड़ा रहती रहता है, बिल्कुल। है, जो कि ना सिर्फ ज़मीन के खर्चा तो स्ट्रक्चर हो को जाता ख़राब है, करता है। हाँ जी, हम खर्चा हो अपनी जाता तरफ से है, उसको डाल देते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर फसल को फायदा नहीं फसल को फ़ायदा नहीं, तो वहाँ पड़ी है, ठीक है, वो ना सिर्फ खुद पड़ी है बल्कि वो बाकी न्यूट्रिएंट्स को भी पकड़ लेती है। बिल्कुल ठीक इनमें से सिर्फ वाहिद न्यूट्रिएंट हमारे पास पोटाशियम बचता है। ठीक है। पोटास जो होता है इसको हम ट्रक लोडर भी कहते हैं। जिस तरह ट्रक एक जगह से चीज़ें लेके दूसरी जगह मूव ये करता सबको लेके है, चल ये पड़ता सबको है। लेके अपने साथ फिक्स करता है और पौधे को देता है उसको जो है वो बीमारी के खिलाफ। और जितनी भी दानेदार चीज़ें हैं इसका काम है कार्बोहाइड्रेट्स को एनरिच करना, सोर्स से लेकर सिंक में जाना। अब सोर्स जो होते हैं वो पत्ते होते हैं हमारे, और सिंक जो होता है वो अगर जिस तरह हमारा प्रोग्राम आज गया तो उसके ऊपर मकई पर है, तो जो छल्ली के अंदर जो दाने होते हैं वो सिंक होता है। तो पोटाशियम वहाँ से खुराक को हासिल करता है और उनको स्टोर करने में हेल्प करता है। जहाँ पर पोटाश इस्तेमाल होगी वहाँ पर दाने मोटे होंगे, उनमें कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। अब पौधा भी मजबूत होगा, जिस तरह आप बता रहे हैं। जाहिर सी बात पोटाश वो का तो पहले बहुत ज़्यादा फायदा है, वैसे बहुत, बता चुके हैं अल्ताफ साहब। हाँ जी, अल्ताफ साहब की इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया, उन्होंने जिस तरह बताया बिल्कुल सही फरमाया कि वो उसके अंदर जो है वो बीमारियों के खिलाफ रेजिस्टेंस अगर डेवलप करनी होती है तो पोटाश जरूर डालनी चाहिए, बहुत इसके लिए तज्जिए की भी जरूरत नहीं है, जमीन के तज्जिया बाद में करवाते रहें, लेकिन पोटाश डालें। हाँ जी, नहरी पानी के साथ कुछ पोटाश की जो है वो अफादियत आ जाती है, लेकिन जहाँ पर ट्यूबवेल्स है ना वहाँ पर तो पोटाशियम लाजमी जहाँ डालना चाहिए हमें। अच्छा। हाँ जी, ट्यूबवेल वाली जगह पर हर सूरत काश्त वहाँ आप पर लाजमी डालें। डालना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और जहाँ पर नहरी पानी है उसके साथ ये है कि कुछ पोटाश जो वो मूव करती हुई वो गुजारा हो दरियाओं के सकता है, साथ आ गुजारा। जाती होती है। बाय प्रोडक्ट की बाय बात प्रोडक्ट्स करें। के अंदर आप देखें तो इसके अंदर हम अगर देसी इलाज से जाएं, इसका मेज़ का जो आटा है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ठीक है, लोकली मकई तौर की पर रोटी साग लोग के खाते हैं, साथ ठीक है। उनको खाते हैं। फिर इसके बाद कॉर्नफ्लोर जो है वो इसका बन रहा है, इसका ऑयल जो है वो बड़ा कॉर्न ऑयल बड़ा कॉर्न ऑयल बहुत महंगा है। आपको पता हो महंगा भी है और वो हार्ट के लिए बड़ा अच्छा समझा जाता है। इसके साथ साथ इसको हम जो है वो कॉर्नफ्लोर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इवन जो आजकल ट्रेंड आ रहा है जिसको जो लोग बाय प्रोडक्ट्स में तो ज़्यादा हमारे यहाँ यही चल रहा होता है। ये से बाकी फीड्स वगैरह बनती हाँ, हैं, वो feeds तो मैं इसका पहले साइलेज बनता है, साइलेज इसके जो हमारा लाइफ स्टॉक सेक्टर है उसको वो तो बड़ी एग्जैक्टली सपोर्ट मैंने मिली आपको है। पहले इसका बताया कि जो हमारा साइलेज है वो इससे बन रहा है। इसके अलावा ये जो हमारी फीड्स है पोल्ट्री के अंदर इसका एक अच्छा खासा शेयर इसके अंदर इसका जा रहा होता है मेज़ का, और जो है ये लोकली उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। अच्छा, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है? न्यूट्रिशन वैल्यू के लिहाज से इसके अंदर प्रोटीन्स कंटेंट्स और कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं, इसमें ऑयल कंटेंट्स होती हैं। तीन जो हैं जिसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। इसके अंदर कुछ जो है वो अपना अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिस तरह लाइसिन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना हमारा अमाइनो एसिड है। ठीक है। तो ये प्रोटीन बनाने में हमारे टोटल 20 किस्म के अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं। एक होते हैं एसेंशियल, दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमाइनो एसिड चाहे वो जानवर हैं चाहे इंसान है। ठीक है। एसेंशियल ये खासकर जो लाइफ स्टॉक है या पोल्ट्री उनके लिए बड़ी अहम बात है कि जो ये साइलेज या जो फीड आप हाँ जी, क्योंकि जो आपके लाइसिन है ये हम खुद नहीं बना सकते। ह्यूमन अपना, जानवर अपना अमाइनो एसिड 10 से 11 अमाइनो एसिड खुद हम बना लेते हैं। बाकी 8-9 अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो हमें बाहर से अपनी बॉडी में इंटर करने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये उनमें से एक है जो हम खुद नहीं बना सकते। अगर ये अमाइनो एसिड हम अपनी खुराक में नहीं डालेंगे, अपने जानवरों की खुराक में नहीं डालेंगे, तो डेफिनेटली हम प्रोटीन जो हमारी बॉडी में बननी होती है वो नहीं बन पाएगी। अच्छा अल्ताफ साहब, ये कॉर्न ऑयल भी इससे देखें बड़ा महंगा है, इसके अलावा आप क्या समझते हैं किन किन चीज़ों में ये काम आ सकती है मकई हमारी? देखिए जी, मकई के हवाले से अगर हम बात करें तो जिस तरह हमारा रकबा बढ़ रहा है और पैदावार हम अच्छे पोटेंशियल की तरफ हम जा रहे हैं, अच्छी पैदावार हमारे किसान भाई जो वो ले रहे हैं, तो एक्सपोर्ट की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि अगर हम अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद, क्योंकि इसमें जो मेजर हमारा इसका यूटिलाइजेशन है
वो डेयरी फार्मिंग के अंदर बहुत ज़्यादा मकई का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, उसकी क्या खास वजह क्या समझते हैं आप? देखिए अब कि क्यों उसमें इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? जो जानवर की जो 3 बड़ी ज़रूरियात हैं जी, उसको प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए और फैट चाहिए उसको वो ना। तीनों इसमें हैं। तीनों इसके अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ने मतलब अल्लाह ताला ने इसके अंदर तीनों चीज़ें, तीनों कंटेंट्स इसके तो अंदर रखे इसलिए हुए फिर आप समझते हैं कि साइलेज में ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है? हैं। जी बिल्कुल, और ये जानवर की ज़रूरत है तीनों चीज़ें ना। जब आप, और इस किस्म की कोई फसल हमारे पास और नहीं है कि हम उसको चारे के तौर पे इस्तेमाल करें और तीनों चीज़ें उसको एक साथ मिल जाए। बिल्कुल ठीक है। तो मकई उसके अंदर एक मतलब बेहतरीन अपनी अफादियत जो वो रखती है। अच्छा, इस फिर ये हवाले जो से साइलेज है इसकी शेल्फ लाइफ भी बड़ी है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो सैलेज के हवाले से अगर हम बात करें तो सैलेज की अब प्रॉपर वैरायटीज़ हैं। ठीक कि आपने सैलेज के लिए अगर उसको कास्ट करना है तो सैलेज की प्रॉपर वैरायटीज़ है ना। अच्छा, उसके लिए अलग है? अलग वैरायटीज़ ठीक हैं। है। अगर आपने इसको इसकी छल्ली लेनी है और छल्ली से आपने फिर आगे मकई प्रोडक्शन जो वो लेनी है तो उसके लिए डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। अगर कोई दोस्त जो किसान भाई सैलेज के लिए लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, उनके पास कोई डेयरी फार्म है या अपने जानवरों के लिए वो सैलेज बनाना चाह रहे हैं, तो उनको चाहिए कि सैलेज वाली ही वैरायटीज़ का अच्छा, ये इस्तेमाल करें। मुनाफा किस में ज़्यादा है? मतलब साइलेज वाली में ज़्यादा है या दूसरी जो आप बता रहे हैं उसमें ज़्यादा है? किसान को तो प्रॉफिट चाहिए ज़्यादा। देखें ये मार्केटिंग फॉर्चुनेटली आसान हमारे पास जो हमारी खुशकिस्मती है इस मुल्क के अंदर कि जब से मकई की फसल ज़्यादा रकबे के ऊपर काश्त होना शुरू हुई है पिछले 2-3 साल से, तो सैलेज की एक पूरी इंडस्ट्री डेवलप हो गई है। बिल्कुल सैलेज की अब बकायदा तो लोगों ट्रेडिंग ने होती अपने है। अपने तौर पे वो भी हाँ कर जी, लिया है, आप बिल्कुल है। सैलेज यानी उन इलाकों के अंदर जहाँ पे मकई काश्त नहीं हो सकती, कलराठे रकबे हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे सिंध के एरियाज़ हैं, वहाँ पे आप मकई को काश्त नहीं कर सकते। तो पंजाब में लोग सैलेज बनाते हैं, उसकी फिर वो बेल्स बनाते हैं और वो बेल्स मूव हो रही हैं, यहाँ से वो बाकायदा ट्रेड हो रही हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज अब बन रही हैं कि जी सैलेज की ट्रेडिंग जो है वो पंजाब से दूसरे सूबों की तरफ जो है वो हो रही है। अच्छा, ये गवर्नमेंट ने और भी बड़ी एक बेहतरीन इकदाम किया कि सैलेज मशीनरी के लिए 5 से 7 लाख रुपया सब्सिडी भी दी है किसान हाँ, मैं समझता हूँ कि अपने हमारे तौर जो- पर अगर वो करना चाहे तो। हाँ, हमारे जो महकमा ज़राअत के दोस्त हैं, सारी जो हमारी पंजाब की जो टीम है, वो लोगों को बताते रहते हैं अपने मुख्तलिफ सेमिनार्स के अंदर या जब उनकी फसलों की विज़िट करते हैं तो हमें चाहिए कि हमें सब्सिडी हर लेवल पे अवेल करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हमारे बात है। फार्मर को इस समय अवेयरनेस देनी देखिए, चाहिए। अगर हुकूमत आपके लिए एक इतना बेहतरीन इकदाम कर रही है, सपोर्ट करना चाह रही है, तो फिर उससे आपको मुस्तफ़ीद होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, जैसे मतलब आप खादों के वाले से अगर हम देखें, पोटेशियम फर्टिलाइज़र हैं, फास्फोरसी खादें हैं, ठीक है, इनके ऊपर गवर्नमेंट बाकायदा सब्सिडी दे रही है, तो हमारे फार्मर्स को इसका फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल मैं सही। सर इन अल्ताफ़ भाई और गुलाम मुस्तफ़ा की बात में एक बात ऐड करना चाहूँगा। जिस तरह ये कह रहे हैं मक्की की फसल मुनाफा बख्श है, इसका एक बड़ा फ़ायदा किसान को और भी है डेयरी फार्मिंग के हवाले से। उससे डेयरी फार्मर जो है ग्रोथ कर रहा है, जो हमारे मुल्क की ज़रूरियात थी मिल्क के हवाले से कम थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। साइलेज जैसे अल्ताफ़ भाई ने बताया, एक प्रॉपर जो है वो डाइट है जानवर की, उससे जो है किसान बड़ा खुशहाल है, उसको जो है वो कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट मुनाफा जो है वो मिल सकता है। इन फार्म अगर वो मक्की प्रोडक्ट किसी और में सेल करे या साइलेज बनाए, दोनों में उसके लिए दोनों में मुनाफा है। मुनाफा। अच्छा, ये बताएं शाहनवाज साहब, आप गेहूं तरक्की पसंद काश्तकार हैं, इसकी हार्वेस्टिंग का क्या तरीकाकार है, किस तरह आप इसको हार्वेस्ट करते हैं? हार्वेस्टिंग सीज़न जो है अब जो है इसमें जिद्दत आ रही है। इससे पहले जो है किसानों के लिए मसला था, अब जो है हार्वेस्टिंग मशीन्स जो हैं पहले जो है इसमें मसला था कि आप फसल खुश्क वक्त बर्दाश्त पे आती थी तो उसके बाद जो है सिट्टे उतारते थे और फिर जो है शेलर से जो है लेबर लगाना। और अब जो है इसका लेटेस्ट जो है हमारे पास टेक्नोलॉजी, जैसे हमारी एग्रीकल्चर जो गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब इस पे काम कर रहे हैं, तो उसके साथ जो है अब ये हार्वेस्टिंग के से आसानी हो गई है, यानी हार्वेस्टर आ गए हैं, एक ही टाइम में जो है वो विद इन अगर आप अपना नहीं ले सकते तो आपको रेंट पे भी मिल जाता है। हाँ जी बिल्कुल मिल जाता है। इससे जो है वो किसान के लिए बहुत आसानी है, यानी अगली फसल का भी जो है दौरानिया कम हो जाता है, जल्दी कम वक्त में वो ज़्यादा जो है काम निपटा लेता है। अच्छा, गुलाम मुस्तफा साहब, आप क्या समझते हैं कौन सा बेहतरीन तरीका हार्वेस्टिंग का? जिस तरह बता रहे हैं शाहनवाज साहब, यही तरीका बेहतर है या कोई और तरीका है? आप क्या नहीं जी, डेफिनेटली जितनी जिद्दत के साथ हमारा कंट्री माशाल्लाह एग्रीकल्चर सेक्टर में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं तो वो मशीनी काश्त ही बेटर है, क्योंकि लेबर आजकल आपको पता है वो बहुत मुश्किल हो गई है। महंगी भी है, फिर स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस है क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, कोई पता नहीं चलता और बारिशें जितनी किस तेजी वक्त से आ हमारे किसान चाहते हैं कि किसान के बस में नहीं है मकई को भी 3-4 दफा काश्त कर ले, एग्जैक्टली 2 दफा तो कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ मैं ऐड करता चलूँ कि साथ अब जिस तरह वो सब्सिडी के ऊपर बात हो रही है, तो हमारा एक प्रोजेक्ट आया हुआ है अपना प्राइम मिनिस्टर साहब का कि जो हमारा किसान कार्ड, जिस तरह पहले किसान कार्ड, बिल्कुल किसान आप रजिस्टर्ड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हो गए
रजिस्टर्ड, हाँ जी, बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं, फ़ायदा भी उठा रहे हैं, स्पेशली कपास की फसल के लिए वो जो खादों पे सब्सिडी मिली है। हाँ जी, उसके ऊपर डीएपी की खाद के ऊपर आपका 1000 रुपये सब्सिडी है। जिस तरह इसी तरह हमारी स्प्रे की प्रोडक्ट्स पर है, वाइट फ्लाई की मिसाल के तौर पर मैं सीधा का बता रहा हूँ कि उसके ऊपर 300 रुपये आपको फ़ी बॉटल पे सब्सिडी है। तो ये फार्मर्स को चाहिए कि ये हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वो जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर कराएँ, और वो क्योंकि जितनी भी सब्सिडी है वो आपको उस किसान कार्ड से आपके जो हमारा डीलर हैगा एट द स्पॉट आपको उसी वक्त ही मिल जाएगी। आपको कोई कूपन सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना आपको किसी बैंक में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप कार्ड बनवाएं और जाएं, खाद चाहिए तो खाद पे सब्सिडी मिल हाँ जाएगी। जी, और अगर आपको कोई ज़रियत ब्याज चाहिए तो वो आपको मिल इवन जाएगी। बीज पे आपको सब्सिडी और मिलेगी। बीज पे भी, अच्छा ये मकई के बीज पर भी मिल रही है इस पे कोई, या सिर्फ अभी कपास का कह अभी रहे हैं? यहाँ पर जनूबी पंजाब में जो है वो जस्ट कपास पे दे अच्छा, रहे हैं, कपास और अगर आप ऊपर पंजाब में जाएं तो वो राइस के ऊपर अभी चल अच्छा रहा है। राइस पर है। हाँ जी, अच्छा, तो आप समझते हैं कि मकई के काश्तकार डीएपी ले सकते हैं? जी डीएपी डेफिनेटली, डीएपी बहुत ज़रूरी होती है, जैसे तो फास्फेटिक फर्टिलाइज़र, तो उसके ऊपर मिलेगी उनको। इसमें मैं गुलाम मुस्तफ़ा भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा। खादों में 3 सब्सिडी जो किसान कार्ड है पीएम साहब का उस पे हैं। एक तो डीएपी का है, प्लस उसमें नाइट्रोफास है, और जो है तीसरी पोटाश है। ये 3 हम खादों पे सब्सिडी मिल रही है। 3 खादों पे सब्सिडी मिल रही है। ये जो है मक्की के काश्तकार के लिए इसमें और भी एडवांटेज है, फ़ायदा है इसमें। तो ये इस्तेमाल और उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो कर सकता है। अच्छा अल्ताफ़ साहब, आखिर में हमारे जो मकई के काश्तकार हैं, किसान भाई, उनको क्या पैगाम देंगे ताकि वो अपनी फसल की बेहतर देखभाल भी कर सकें और ज़्यादा पैदावार भी हासिल कर सकें? मैं किसान भाइयों से दो रिक्वेस्ट करूंगा कि मकई की फसल हो या कोई भी फसल आपने लगाई हुई है, ख़ास तौर पे मकई की फसल के ऊपर छोटे छोटे मसाइल हैं कि हमें ऑर्गेनिक मैटर जो है उसके अंदर डालना चाहिए, हमें ज़रूरत है उसकी। इसके अलावा जो शूट फ्लाई का अटैक होता है उसके लिए हमें प्रॉपर स्प्रे जो है वो करना चाहिए, या बीज को दवाई लगा के उगाना चाहिए। इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोशिश करें कि एफिशिएंट फर्टिलाइज़र जो है वो इस्तेमाल करें, ऐसे फर्टिलाइज़र की तरफ ना जाएं जो फ़ौरन ज़ाय हो जाते हैं या फसल को मिल नहीं सकते। इसके अलावा जो कीड़ों का अटैक होता है, ख़ास तौर पे जो तने की सुंडी है, उसके लिए दानेदार जहरों का ज़रूर इस्तेमाल करें। अब हमारा फार्मर जो है वो शिफ्ट हो गया है स्प्रे की तरफ, उसने आसानी देख ली अपनी, लेकिन हमें दानेदार उसका शिफ्ट हो प्रॉपर गया, हाल है। बिल्कुल ठीक ठीक बात है, है। तो आप अल्ताफ़ उसके साहब ऊपर जो आपका काम बहुत करें। शुक्रिया, जनाब शाहनवाज साहब आपका भी शुक्रिया, जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों ने बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की। नाज़रीन, आज के मेहमानों ने मकई की फसल पर बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की और उनका ये कहना है कि मकई एक बेहतरीन फसल है और हमारे किसान भाई इससे बेहतर अगर थोड़ी सी मैनेजमेंट कर लें तो इससे भी ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। पहले भी आप बहुत ज़्यादा मुनाफा माशाल्लाह हासिल कर रहे हैं, जिससे आप खुद भी खुशहाल हो रहे हैं और पाकिस्तान की खुशहाली में अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।